बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो दिया गया रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें जो है वो हीट रिलीज होती है। H2 प्लस Cl2 यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो हैं वो सनलाइट की मौजूदगी में आपस में रिएक्ट करते हैं और दो HCl के मोल्स या दो HCl के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ H2 एंड Cl2। तो हाइड्रोजन के और क्लोरीन के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी कहां से आती है? तो रिएक्शन के अंदर ही दिखाया गया है कि ये रिएक्शन जो है ये सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा है। तो इसका एक ही मतलब है कि सूरज से ही ये एनर्जी आती है। सो बी ऑप्शन फ्रॉम सनलाइट इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। दिए गए रिएक्शंस में से किसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है वो सबसे कम है? पहला रिएक्शन है H2 प्लस 1/2 O2। आफ्टर रिएक्शन हमारे पास जो है वाटर बनता है। तो ये रिएक्शन एक कंबस्टन रिएक्शन है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाई जाती है और इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर 2 है कार्बन जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ये भी एक कंबस्टन रिएक्शन है, इसमें कार्बन को जलाया जाता है। इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पहले रिएक्शन से भी ज्यादा है। ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 देखें, NaCl प्लस AgNO3 यानी कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सिल्वर क्लोराइड AgCl बन रहा है एंड NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो ये रिएक्शन एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। आपको रिएक्टेंट्स NaCl और AgNO3 के नीचे AQ लिखा नजर आ रहा है। इसका मतलब है ये रिएक्शन पानी के अंदर हो रहा है। तो पानी क्या करता है कि पानी जो सोडियम क्लोराइड है इसके आयंस को अलग-अलग कर देता है, इसी तरह AgNO3 के आयंस को भी अलग-अलग कर देता है। तो आयंस जो हैं वो पानी की मदद से ही अलग हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन को आयन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। मतलब इसके अंदर सिर्फ आयन जो है एक आयन दूसरे आयन के साथ क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इंतहाई कम चाहिए, तकरीबन ना होने के बराबर चाहिए। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। डी ऑप्शन में भी आपको हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एमसीक्यूज नंबर 3 है फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द एलिमेंट्स इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि कौन से हाइड्रोजन हैलाइड की जो फॉर्मेशन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, ये है हमारे पास HCl। इसमें हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन Cl2 आपस में रिएक्ट करेंगे और दो HCl के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। लेकिन ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा, वो इस वजह से क्योंकि जो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं हाइड्रोजन के और क्लोरीन के वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जबकि जो बॉन्ड नया बन रहा है HCl वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और कम एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। तो इसी वजह से ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। इसके बाद बी ऑप्शन है HF। इसमें भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में मिलेंगे और दो आपके पास मॉलिक्यूल्स HF के बन जाएंगे। तो इसमें भी जो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं वो वीक हैं और जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसी वजह से ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होगा। इसी तरह थर्ड जो ऑप्शन है HBr, इसमें भी हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में रिएक्ट करेंगे और जो नया बॉन्ड बनेगा HBr वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जबकि जो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं वो वीक बॉन्ड हैं। तो इसी वजह से ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होगा। इसमें भी हीट जो है वो रिलीज होगी।
अब जो चौथा ऑप्शन है HI, इसमें जो हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड्स हैं वो जब ब्रेक होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि जो HI बॉन्ड बन रहा है वो थोड़ा सा वीक है। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी यहाँ पे अब्सॉर्ब ज्यादा होगी और रिलीज कम होगी। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। तो यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये इसकी प्रोडक्ट्स नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये भी प्रोडक्ट्स नहीं है। तीसरा ऑप्शन है एटीपी प्लस एथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे बुक के अंदर H2O लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो चारों ही ऑप्शन गलत हैं जो बुक के अंदर दिए गए हैं। तो मैंने खुद से ही यहाँ पर वाटर की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया है। तो सी इज द मोस्ट सूटेबल आंसर। चौथा जो ऑप्शन है एथानॉल और वाटर, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ के आए हैं कि एथानॉल और एटीपी एनर्जी और साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। एमसीक्यू नंबर 5 है, विच रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन, के इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन का हो सकता है? तो रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में तब्दील हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखें तो इसमें रिएक्टेंट्स की ए बी की जो एनर्जी है वो आपके पास ज्यादा है, जबकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखें, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वो सेम एनर्जी लेवल पर हैं, मतलब ये जो रिएक्शन है ये दोनों डायरेक्शंस में जा सकता है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स एक सेम एनर्जी लेवल पर हैं। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स को चाहिए प्रोडक्ट्स में तब्दील होने के लिए, उतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट्स को चाहिए रिएक्टेंट में तब्दील होने के लिए। तो सबसे ज्यादा सूटेबल आंसर यही है और यही आपका जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में भी तब्दील हो सकते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में भी तब्दील हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखें तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है जबकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर तो बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इसी तरह डी ऑप्शन भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये भी सूटेबल ऑप्शंस नहीं है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 6 है, व्हाट डज इट शो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जब कोई केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो इससे हमें क्या पता चलता है? एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट रिलीज हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 है, इट शोज द बॉन्ड्स व्हिच ब्रेक आर वीकर देन दोज आर फॉर्म्ड। ये हमें बताता है कि जो बॉन्ड्स टूट रहे हैं वो कमजोर हैं और जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि जो जब वीक बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी कम एब्जॉर्ब होगी, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा रिलीज होगी, तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 7 है, व्हेन NaOH एंड HCl आर मिक्स्ड द टेंपरेचर इंक्रीजेस। जब हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया तो टेंपरेचर बढ़ गया। द रिएक्शन इज, तो ये रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर ए है, एंडोथर्मिक विद अ पॉजिटिव इंथैल्पी चेंज। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ गया है तो हीट रिलीज हो रही है। ऑप्शन बी भी एंडोथर्मिक है, तो ये ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी और डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी देखें, एक्सोथर्मिक विद अ पॉजिटिव इंथैल्पी चेंज, तो ऑप्शन सी भी गलत है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक तो है, हीट रिलीज हो रही है, लेकिन इंथैल्पी चेंज एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पॉजिटिव नहीं आता। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है, एक्सोथर्मिक विद अ नेगेटिव इंथैल्पी चेंज। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और साथ में जो इंथैल्पी का चेंज है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए वो नेगेटिव होता है। एमसीक्यू नंबर 8 है, द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज 412 किलो जूल पर मोल।
अगर आप कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड ब्रेक करने की जो एवरेज एनर्जी है वो 412 किलो जूल पर मोल है। Which of the following process will have the enthalpy change close to 412 किलोजूल पर मोल? तो इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है, कौन सा प्रोसेस जो है, उसका जो इंथाल्पी चेंज है वो 412 किलोजूल पर मोल के तकरीबन बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखें, इसमें CH4 जो है वो कार्बन और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में चेंज हो रही है। इसमें जो CH4 है इसमें 4 CH बॉन्ड है, चारों के चारों ब्रेक होंगे, लेकिन आगे हाइड्रोजन जो है इसके 2 बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है, रिलीज कम हो रही है। तो इसका आंसर 412 के करीब नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी देखें, वो भी सेम है। ऑप्शन नंबर सी देखें, इसमें जो CH4 है वो कार्बन और 4 हाइड्रोजन में तब्दील हो रहा है। यहां पर कोई नए बॉन्ड बन नहीं रहे, सिर्फ चारों की चारों जो CH बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। तो यहां पर तो सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब ही हो रही है और वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 412 चाहिए। तो 4 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपके पास 1648 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। ऑप्शन नंबर डी देखें, CH4 जो है वो CH3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और प्लस एक हाइड्रोजन बन रहा है। तो इसके अंदर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है, कोई नया बॉन्ड बना नहीं है। तो इसका मतलब है इसका जो इंथाल्पी चेंज है वो 412 किलो जूल पर मोल के करीब करीब आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है CH का, और CH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 412 किलो जूल पर मोल ही है। MCQ नंबर 9 है, द एवरेज बॉन्ड एनर्जीज फॉर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आर 146 एंड 496 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। अगर बॉन्ड एनर्जी देखी जाए तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की 146 किलो जूल पर मोल है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की 496 किलो जूल पर मोल है। फाइंड द इंथाल्पी इन किलो जूल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो दिए गए रिएक्शन की इंथाल्पी फाइंड करें। तो रिएक्टेंट देखें, हमारे पास है HOOH यानी कि H2O2, और इसी तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो है HOH यानी कि वाटर है H2O, और साथ में हाफ मोल 1/2O2 हाफ मोल ऑक्सीजन का बन रहा है। तो जरा रिएक्टेंट में देखें, आपके पास 3 बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे, 2 OH के बॉन्ड हैं और एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। प्रोडक्ट के अंदर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 OH के बॉन्ड हैं वाटर के अंदर जो बन रहे हैं, और एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये भी बन रहा है। तो रिएक्टेंट के अंदर 2 OH बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर 2 OH बॉन्ड बन रहे हैं। तो इनका इंथाल्पी चेंज तो वैसे ही 0 हो जाएगा कि 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो यहां पर तो कोई एनर्जी का चेंज नहीं आएगा। अब एक बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जब रिएक्टेंट का ब्रेक होगा तो एनर्जी जो उस वक्त एब्जॉर्ब होगी वो है 146, और जब हाफ मोल ऑक्सीजन बनेगी, 1 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए आपके पास 496 किलो जूल एनर्जी चाहिए, लेकिन यहां पर आधा मोल ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स हैं वो बन रहे हैं, तो एनर्जी इससे हाफ रिलीज होगी। तो इसका मतलब है 248 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहां पे रिलीज होगी। एब्जॉर्ब कितनी हो रही है 146, रिलीज कितनी हो रही है 248। तो इन दोनों को आप माइनस कर दें, ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि ज्यादा एनर्जी आपके पास रिलीज हो रही है, कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, -102 किलो जूल पर मोल। एमसीक्यूज नंबर 10 है, व्हाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट अकर। दिया गया जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये क्यों नहीं होता। इसमें जो कार्बन है वो डायमंड की फॉर्म में कन्वर्ट होगा कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में। तो इसके लिए जो डेल्टा एच है वो -3 किलो जूल पर मोल है, यानी कि इतनी एनर्जी यहां से रिलीज होती है। ऑप्शन नंबर 1 देखें, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ ग्रेफाइट। तो जो डायमंड की स्ट्रक्चर है वो रूम टेम्परेचर पर ग्रेफाइट से ज्यादा स्टेबल है। तो ये ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होती है बनिस्बत डायमंड के।
ऑप्शन बी है डायमंड हैज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स देन दोज ऑफ ग्रेफाइट। ये ऑप्शन बात ट्रू है, लेकिन ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि डायमंड के अंदर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह ग्रेफाइट के अंदर भी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनेंगे वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखें, द चेंज फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो डायमंड की स्ट्रक्चर है उसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है उनकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है। डायमंड के अंदर कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बड़े ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से ये रिएक्शन जो है वो करवाना मुमकिन नहीं है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी है डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज लेस देन दैट ऑफ डायमंड। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका रिएक्शन के रेट से कोई भी ताल्लुक नहीं है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।